हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम पीवाईक्यू। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप क्लासेस को पूरा अटेंड कर रहे होंगे। मैं इस बात का उम्मीद करती हूँ। वैसे तो पहले क्या हो रहा था कि पहले दिन तो बहुत बच्चे रहते थे, सेकंड डे आधे और थर्ड डे तो एकदम नाम भर के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप बने रहेंगे एंड तक, और आई जस्ट होप आप बने रहेंगे और अपने क्लासेस को गाइज पूरा करिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लिखने की या नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ में यहाँ जैसा मैं पढ़ा रही हूँ ना, बिल्कुल एज इट इज़ आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ठीक है। वो गाइज थोड़ा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो चलिए हम शुरू करते हैं। कहाँ थे? हाँ, कि आप पीडीएफ ना डाउनलोड कर लिया करिए, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा। क्या है कि अब देखिए गाइज, आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो एक है, उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें आपको क्वालिफाई होना है। मैं समझ रही हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें आप नहीं पास होगे तो फिर दूसरे में आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है ना, आपके मेन सब्जेक्ट के ही बेस पे होगा, उसके नंबर के बेस पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करिए और यहाँ आप बस क्लास करिए। अब अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आप क्लास को रिपीट करिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके आप चाहे तो पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा करके आप वैसे पढ़ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है दोस्तों, बस कुल मिला जुला के टाइम बचना चाहिए और ज़्यादा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि आप एकदम लिख के ही पढ़ो तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक और इन्फॉर्मेशन गाइस, कि अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखना है, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपीसी सीपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। 19 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने हैं, तो तब तक आप फॉर्म भरिए। और जब तक आप ओटीआर नहीं करेंगे तो शायद तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो पहले आप ओटीआर कर लीजिए, देन फॉर्म फिल कर लीजिए। और अगर उसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखना है, जैसा कि आप सबको पता है कि सेकंड फेज में शॉर्ट हैंड है, तो शॉर्ट हैंड अगर आप घर बैठ के सीखना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, या आपको ऑफलाइन वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपको 1.5 साल लग जाएगा, 1 साल लगेगा सीखने में प्लस 6 महीने स्पीड बनाने में, तो आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे सर आपको बिल्कुल 4 महीने में न सिर्फ सिखाएंगे, बल्कि एकदम आपको एक्सपर्ट बना देंगे, आपकी स्पीड भी बढ़वा देंगे। साथ ही उसकी ड्यूरेशन हम आपको 1 साल के देंगे और फी आपकी बेहद कम। ऑफलाइन में जितना आप पैसा देते हैं ना, 1 महीने में आप जितना देते हो, बिल्कुल उसका उतना अगर आप यहाँ दे दोगे ना, पूरी फी उतनी यहाँ की है। वहाँ का 1 महीने का फी और यहाँ का पूरे ड्यूरेशन का फी इतना इक्वल है। तो बस दोस्तों, आप जा करके हमारा ऐप है ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, आप उसको डाउनलोड करें और वहाँ से आपको कुछ डेमो क्लासेस है, वहाँ से आप डेमो क्लासेस को देख करके फिर आपको उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम नरेशन पढ़ रहे थे, तो गाइज ज़्यादा मैंने आपसे बोला था कि बस, तो गाइज अभी क्या है ना कि जैसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था ना कि जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला, तो ये पहले क्या करते थे कि अपने स्टेट वाले कराते थे, मेरिट बेस पे कराते थे। हर जगह की एक डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लगती थी। जैसे मान सपोज करिए आप प्रयागराज से भर रहे हैं ईएमआरएस के लिए, तो आपके प्रयागराज में जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, उनमें मेरिट डिसाइड होती थी। फिर क्या हुआ कि सबने डिसाइड किया कि नहीं भाई, हमें इसे अच्छे से लाना है और एग्ज़ाम कराने के बाद तब जा कर के यहाँ पे पोस्ट करनी है। ठीक है, सिर्फ मेरिट से नहीं। तो फिर आपने देखा होगा कि इसके लिए बजट भी पास हुआ, पैसे भी दिए गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं, जैसे एनवीएस केवीएस इन सब का एग्ज़ाम होता है, उस तरह से अब ये हो रहा है एग्ज़ाम। और यहाँ पे पहले क्या होता था, अगर आप गाइज मेरिट बेस पे हो, एक तरह से मैं कहूँ तो संविदा पे रखे जाते थे, तो उस हिसाब से सैलरी भी दी जाती है। बट अब यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के एज जा रहे हो, तो वहाँ पे सैलरी भी आपको बहुत अच्छी खासी दी जा रही है। तो गाइज कहने का मतलब ये है ना कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ बार बार आती है। तो बस आप अच्छे से रहिए, बने रहिए और बस पढ़िए, बस मौका को जाने नहीं देना है, बस यही ध्यान में रखना है। नहीं तो आपको पता है नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उसके बाद फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या नया स्कीम कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मौका मिला है तो बस पढ़िए। और यहाँ पे मैं समझ रही हूँ और भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं आप सबके, बट मैं क्या कहती हूँ आपको कि सिर्फ आधा घंटा आपको देना है दिन का। और अभी तो 17 को अभी आएगा
क्या हो रहा है कोर्ट से, समझने मतलब कुछ रिजल्ट आएंगे कोर्ट से, तो इसके बाद ही आपका एग्जाम डेट डिसाइड होगा। तो कहने का मतलब 1-1.5 महीना है हम लोग के पास, अभी हम अच्छे से कर सकते हैं तैयारी। ठीक है, तो हम नरेशन पढ़ रहे थे गाइज। नरेशन में हमने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। तो हमने सिंपल सेंटेंसेस का देख लिया था, अब हम नेगेटिव का देखते हैं। ठीक, आइए। सो गाइज, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में नेगेटिव होने पर वाक्य का प्रारंभ डू नॉट से होता है। किससे होता है? अगर जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे इंपरेटिव में, यानी इंपरेटिव में क्या क्या आता है, किसी को अगर सलाह देने की बात की जाए, किसी से रिक्वेस्ट करने की बात की जाए, या फिर किसी को कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, या फिर आप ऑर्डर दे रहे हो, तो ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो अगर इसकी नेगेटिव से स्टार्ट की जाए, यानी कुछ ना कुछ नेगेटिव वर्ड हो, नो, नॉट, नेवर, ये सारे हों, तो उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अगर इंपरेटिव वाक्यों में नेगेटिव होने पर वाक्य का प्रारंभ स्टार्टिंग कौन सा होगा? डू नॉट से। ठीक, किससे होगा? डू नॉट से। जैसे कि डू नॉट टीज द डॉग। डू नॉट टीज द डॉग मतलब कि डॉग को परेशान मत करो, कुत्ते को परेशान मत करो। ठीक, चलो, ये आपने एग्जांपल देख लिया कि जब इंपरेटिव नेगेटिव में होगा तो कैसे होगा? डू नॉट से स्टार्ट होगा। ओके, इस बात को बस ध्यान रखना है। अब हम रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं चेंजेस करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आइए, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इंपरेटिव के परिवर्तन संबंधी बताए गए नियम को फॉलो करें। अच्छा, इंपरेटिव के संबंधी बताए गए नियमों को हमें फॉलो करना है, यानी कि जो भी सेड टू, सेज, ये सब रहेगा, उसे हमें किस में बदलना होगा? ऑर्डर। अगर ऑर्डर दे रहे होगे तो ऑर्डर में बदलना होगा, रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो रिक्वेस्ट में बदलना होगा, रिक्वेस्टेड में बदलना होगा, एडवाइस दे रहे होगे तो एडवाइस में बदलना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें करनी होंगी। और साथ ही में क्या करना होगा गाइज, हमें जब भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो हमें क्या लगाना होता था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। आई होप आपको ये याद होगा। नहीं याद है, या फिर जिन भी बच्चों ने जो आज मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, तो वो जाकर के लास्ट क्लास देख ले। ठीक, इससे पहले हमने 2 क्लासेस नरेशन की हुई है, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए, नियम में बताए गए टू के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? नॉट टू का प्रयोग करें। चलिए, आइए। अभी तक हम क्या करते थे, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। डायरेक्ट, द टीचर सेड डू नॉट टॉक वाइल स्टडी। टीचर ने क्या कहा कि टीचर ने क्या कहा, एक तरह से ऑर्डर दिया कि भाई पढ़ते समय ना बात बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा जनरली हर टीचर बोलते हैं। ठीक, तो देखिए, हम इसे कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रहा है कि भाई पढ़ते समय बात नहीं करना है, चाहे जो हो जाए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो अब हम कैसे बनाएंगे? द टीचर सैड को हमने किस में बदला? ऑर्डर में बदला। फिर क्या किया हमने? नॉट टू। अब नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए हमने क्या लगाया? यहाँ पे नॉट लगा दिया। देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्लियर है? क्या चेंज हुआ? एडजेक्टिव से नेगेटिव में क्या चेंज हुआ? सिर्फ इतना कि आपको नॉट लगाना था। ओके, कब लगाना था? इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। हाँ, अब इंपरेटिव के नेगेटिव वाक्यों को फॉरवर्ड, मना करना के सहारे भी बना सकते हैं। अच्छा, हम इसे कैसे बना सकते हैं? मना करने के सहारे भी। आप ऑर्डर, रिक्वेस्टेड की जगह मना करने से भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। द टीचर फॉरवर्ड टू टॉक इन द क्लास वाइल स्टडी। टीचर ने पढ़ते समय, क्लास में पढ़ते समय बात करने से मना किया। तो आप वहां पे हम ऑर्डर से बना रहे थे कि टीचर ने ऑर्डर दिया। अब यहाँ पे हम मना करने से भी बना सकते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी हम फॉरवर्ड यानी मना करने का यूज करेंगे। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम गाइस फॉरवर्ड लगाएंगे ना, फॉरवर्ड या फॉरवर्ड्स या फिर फॉरवर्ड, तब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में ही एक नेगेटिव सेंटेंस है। कहीं ना कहीं किसी चीज से रोक रहा है, आपको मना कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलो डायरेक्ट। ही सैड, एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही सैड डोंट स्मोक हियर। उसने कहा यहाँ पे स्मोक मत करो।
ही फॉरबेड टू स्मोक देयर। देखो कितना इजीली बन गया ना, कुछ नहीं करना पड़ा। हमने क्या पढ़ा, सेड की जगह हमें फॉरबेड लगाना था। अभी तक हम ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट लगाते थे, अब हमें फॉरवर्ड लगाना है। आपके ऊपर है, आप चाहो तो रिक्वेस्ट लगा दो, ऑर्डर लगा दो या फॉरवर्ड लगा दो। बस जब आप फॉरवर्ड लगाओगे ना तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं। देखो हमने कहीं भी नॉट लगाया नहीं लगाया। देन हमने क्या किया, वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी एंड कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। कितना सिंपल था। तो ये ज्यादा सिंपल है या वो, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब बताओ। चलो डायरेक्ट अब हम एक और देख लेते हैं एग्जांपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दे सेड डोंट कम टू अवर हाउस। उन्होंने कहा कि हमारे घर मत आओ। ठीक है, तो उन्होंने, हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, दे फॉरवर्ड टू गो देयर हाउस। फिर से हमने क्या किया, सेट को फॉरवर्ड में बदल दिया, कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगाया क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में ही एक निगेटिव वर्ड है। ओके ओके अच्छा, फिर हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी टू के साथ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, क्लियर है गाइस। दोनों तरीकों से आप बना सकते हो, जैसा आपके ऊपर, ये बात आपके ऊपर है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब इम्परेटिव में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे। लेट का प्रयोग बहुत सारे बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई एक लेट से भी तो बनता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जनरल रूल है, ये अक्सर हम पढ़ते हैं, देखते हैं या करते भी हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम लेट से बनाएंगे। यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है तो इस प्रकार करें। यह प्रस्ताव प्रपोजल को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है, प्रपोजल को, यानी कि प्रस्ताव को। ठीक, आइए करते हैं, पहले रूल्स देख ले तब इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देते हैं। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है गाइस, से, सेड, सेज, ये सारे, सेड टू, ये सारे क्या है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं। हमने पढ़ा था ना गाइस, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का जो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। फिर से रिमाइंड करा दे रही हूं मैं आपको। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होती है, he said, he says, he said to, he says to, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, इन्हें हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हम किस में बदल देते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्ट में बदल देंगे। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे। अभी तक हम दैट नहीं लगाए थे, लेकिन जब हम लेट से बनाएंगे ना तो दैट लगाएंगे, यहाँ पे मेंशन है। चलिए, पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में नॉमिनेटिव केस में अर्थात कर्म से कर्ता वाले रूप में बदल देते हैं। किस में हम बदल देते हैं, पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में हम बदल देते हैं। गाइज अगर किसी ने भी नाउन नहीं पढ़ी है, नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, हमने प्रोनाउन में पढ़ा था ना क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है नॉमिनेटिव केस, नहीं पढ़ा है तो आप एक काम कर सकते हो कि आप, ऐसे तो हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर अभी आपको पढ़ना है ना तो मैंने बिहार में जो एग्जाम हुआ था मैंने उसके लिए पढ़ाया था, पूरी की पूरी मैराथन डाली थी, लगभग 5 घंटे की है, तो आप जा करके वहां से एक बार कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप इस क्लास में ही बने रहोगे तो हम आगे हर एक चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो लेट को शुड में बदल देते हैं। लेट को किस में हम बदलेंगे, शुड में। और शुड को वी या दे में। किस में शुड को बदलेंगे हम, वी या दे में। क्लियर है। और उसके बाद क्या करते हैं, के बाद लिखते हैं, शुड को वी या दे के बाद लिखते हैं। किसके बाद लिखते हैं, वी या दे के बाद। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, तभी सब कुछ क्लियर होगा। ऐसे हम कितने भी रूल्स पढ़ लें, जब तक एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे ना क्लियर नहीं होता है। हो, एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है कि हौच पौच हो गया है। चलिए मैं क्लियर करा दूंगी। देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, पहला एग्जाम्पल। चलो क्या कह रहा है, डायरेक्ट। माधव सेड लेट अस गो फॉर अ पार्टी। माधव ने कहा कि चलो पार्टी के लिए चलते हैं, चलो हम सब पार्टी के लिए चलते हैं। लेट अस गो, कहीं ना कहीं ये प्रपोजल दे रहा है कि चलो भाई पार्टी के लिए चला जाए। तो अब हम इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, माधव प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ पार्टी। देखिए हमने क्या किया, सेड को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी थी सेड, उसे हमने प्रपोज्ड में बदल दिया।
और देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद हमने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। और हमने क्या किया गाइस, हमने यहाँ पे देखिए दे शुड गो फॉर अ पार्टी। ठीक, चले क्या किया हमने, सेड को प्रपोज में बदल दिया और इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगा दिया। आगे देखें हम दूसरा एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल हम करते हैं। सी सेड लेट अस प्ले अ मैच, वो बोली चलो हम एक मैच खेलते हैं। तो चलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सजेस्ट किया कि चलो एक हम गेम खेलते हैं, एक मैच खेलते हैं। तो क्या किया, सेट की जगह सजेस्ट लगा दिया। हमने पढ़ा था ना, या हम सजेस्ट लिखते हैं या तो फिर हम प्रपोज लिखते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगा देते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव में बदल देते हैं। दैट्स वाई हमने अस की जगह वी लगा दिया। और शुड हमने कहाँ लगाया, हमने क्या पढ़ा था लास्ट रूल में कि हम वी या दे के बाद हम शुड को लगाते हैं। ठीक, लेट को किस में बदलते हैं, शुड में। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि प्लीज सर मैडम काइंडली वाले वाक्यों में जब ऐसे शब्द हो जिसमें प्लीज, सर, मैडम या फिर काइंडली ऐसे शब्द जिसमें यूज हो जो कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट वाले शब्द होते हैं, तो उनमें क्या होता है आइए देखते हैं। चलिए अब यहाँ से रूल्स है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग स्टार। चलिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन शब्दों का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में परिवर्तित करते हैं। मैंने क्या कहा, अगर रिक्वेस्ट वाले वर्ड होता है जिसमें कि प्लीज, मैडम, सर या काइंडली का यूज आप करते हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, यानी कि जो सैड, से टू है, इसमें हम किस में बदल देते हैं, इसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। कलर चेंज कर ले क्या हम गाइस, किसमें बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में हम परिवर्तित करते हैं। सर, मैडम, प्लीज, काइंडली शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ठीक, इन सारे शब्दों को हम हटा देते हैं। लो भाई, चलो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब से पूर्व टू लगाते हैं और रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उससे पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे टू। ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्टेड के बाद रिस्पेक्टिवली का भी प्रयोग यथोचित रूप से कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिक्वेस्ट के बाद आप रिस्पेक्टफुली का भी यूज आप कर सकते हो। ठीक है, आइए हम एग्जांपल करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं गाइज, याद है ना, हम पढ़ रहे हैं रिक्वेस्ट वाले शब्दों में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं जिनमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो। डायरेक्ट देख लेते हैं। ही सेड प्लीज हेल्प मी, उसने बोला कि कृपया मेरी मदद करो। क्या किया हमने, इनडायरेक्ट में आते समय ही रिक्वेस्टेड, देखो सेड को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किस में बदला, रिक्वेस्टेड में बदला, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हर। अब ये ऑप्शनल है आपका, आप रिस्पेक्टफुली लगाओ या ना लगाओ। अगर आप ये बोलोगे कि ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, तो भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आप चाहो तो आप रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हो, जैसा आपके ऑप्शन में रहेगा। अगर आप बोलोगे कि मैम दोनों ही ऑप्शन दे दिया, अगर ये एक ऑप्शन दे दिया ही रिक्वेस्ट टू हेल्प हिम, या फिर एक ऑप्शन दे दिया ही रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हिम, तो ऐसा कभी नहीं रहेगा। ऑप्शन में या तो ये रहेगा, या तो रिस्पेक्टफुली रहेगा, या तो फिर नहीं रहेगा। ठीक, दोनों कभी नहीं रहेगा। तो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे लिखो। चलो आगे चले हम, और देखोगे एग्जांपल, चलो और देख लेते हैं, बट ये क्लियर नहीं है यहाँ से, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलिए देख लेते हैं। ही सेड मैडम गिव मी बी कॉपी, उसने कहा कि मैम प्लीज मुझे बी कॉपी दीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ के गया है बच्चा, इसलिए उसे एक कॉपी तो उसने भर ली, इसलिए उसने बी कॉपी मांगी। इतना ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे जब जाएंगे तो रिक्वेस्ट किया उसने, तो क्या होगा, हम कैसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम बी कॉपी। अब देखो हमने ना यहाँ पे मैडम या सर जो भी था, हम उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखो हमने पढ़ा ना कि हम इसमें मैडम सर का यूज नहीं, सर, मैडम, प्लीज, काइंडली शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब क्या कह रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, कर्स हो यानी कि श्राप हो, और विश हो यानी कि बधाई हो। क्या क्या हो, ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, कर्स हो, श्राप हो और विश हो। इन चीजों से अगर ये तीनों ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें ऐसा कुछ प्रतीत हो कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो या किसी को बधाई दे रहे हो, तो इन वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, इन वाक्यों को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके,
क्या बोलेंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय क्या ध्यान देना है, आइए देखते हैं। यहाँ से हमारे रूल्स स्टार्ट होते हैं। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को अर्थ भाव के अनुसार ब्लेस्ड। अभी तक हम क्या करते थे इंपरेटिव में कि हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी से, सेट टू, इन सबको हम किस में बदल देते थे गाइस? इन सबको हम बदल देते थे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस में। अब यहाँ पे हम किस में बदलेंगे? ब्लेस्ड, प्रेड, कर्स्ड, कहीं ना कहीं हम थर्ड फॉर्म भी यूज कर रहे हैं ईडी लगा करके, विस्ड, इन सब में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिख देते हैं हम गाइस? दैट लिख देते हैं, ठीक है। और इंटरजेक्शन साइंस को हटा देते हैं। अगर इंटरजेक्शन साइंस है तो इन्हें हम हटा देंगे। ओके, वाक्य का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होगा स्ट्रक्चर? कलर चेंज करके मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपका मे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके साथ ही आपका वर्ब आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये होता है उसका स्ट्रक्चर। और इसे हम, ये होता है आपका डायरेक्ट का स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट का क्या है आपका? इनडायरेक्ट का है स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, पहले माइट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों? ठीक, तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट में मिलेगा और ये स्ट्रक्चर आपका इनडायरेक्ट में मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पे कुछ नोट कह रहा है, आइए देखते हैं क्या नोट कर रहे हैं। यदि आशीर्वाद या श्राप देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाए तो वर्ब को प्रेड में बदलना पड़ता है। अच्छा, अगर मतलब वहां पे भगवान से प्रार्थना की जाए, ईश्वर से अगर प्रार्थना की जा रही है, विश के लिए ईश्वर से अगर प्रार्थना की जा रही है तो हमें वर्ब को किस में बदलना पड़ता है? प्रेड में बदलना पड़ता है। क्योंकि प्रार्थना मतलब क्या होता है? प्रेड मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, प्रेयर मतलब। ठीक है, आगे चले। चलो, एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट का देख लेते हैं। ही सेड टू मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। उसने मुझसे कहा कि जो लंबा जियो, लंबा जीवन जियो। ठीक, मे यू लिव लॉन्ग। इनडायरेक्ट में ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। गाइस, वो जुग जुग जियो मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना, जुग जुग जियो, बट यहाँ पे वो मतलब नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया। चलो, ही विश्ड मी, क्या किया हमने? देखो, सेड टू को उन्होंने कहीं ना कहीं विश किया कि भाई तुम लंबा जीवन जियो, तुम्हें एक लंबा जीवन मिले। तो सेड टू को हमने किस में बदला? विश में बदला। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया और मे को किस में बदला? हमने माइट में बदला। ठीक, मे को किस में बदला? माइट में बदला। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल और अब है हमारा सेकंड एग्जाम्पल। क्या कह रहा है? ही सेड मे योर एनिमी गो टू हेल। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि तुम्हारे जो दुश्मन है ना, एनिमी मतलब होता है गाइस दुश्मन, वो नर्क में जाए। हेल मीन्स होता है नर्क। ओके, तो ही कर्स दैट। अब देखो, हमने कहीं ना कहीं, उन्होंने बोल रहा है भाई कि तुम नर्क में जाओ। तो नर्क में जाना तो किसी के लिए कोई अच्छा नहीं हो सकता है, विश नहीं हो सकता है, कोई प्रे नहीं हो सकता है। आपके बारे में अच्छा सोचा जा रहा है। अगर कोई आपको नर्क में भेजने की बात करे तो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है, कहीं ना कहीं वो गलत ही सोच रहा है। तो वो गाइज, वो स्वर्ग नर्क होता है ना, तो स्वर्ग में जब आपके लिए कोई अच्छा सोचेगा तब वहां पे अच्छा होगा ना, अगर कोई आपको स्वर्ग में भेजने की बात बोले। बट यहाँ नर्क में बोल रहा है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? आप बताओ क्या अच्छा होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ मुझे। चलो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये एक कर्स है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ही कर्स। सेड टू को हमने, सेड को किस में बदला? कर्स में बदला। और क्या किया हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिख दिया? दैट लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के। और देखो, चलो, ये बस थोड़ा सा गाइज यहाँ पे ना सैम्पल्स जो इन्वर्टेड कॉमा के ये थोड़े गलत लगे हुए हैं, मैं सही कर दे रही हूँ। और इसके बाद मे को हमने क्या कर दिया? मे को हमें माइट में बदलना था। यहाँ देखो, हमने माइट में बदल दिया। ओके, और देखिए गाइज, और हमने क्या चेंजेस किए? ये जो देखिए यहाँ पे है ना, ये साइन, इसे हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है? सी सैड मे गॉड ब्लेस यू। उन्होंने कहा, वो बोली मे गॉड ब्लेस यू। फिर से क्या किया हमने? आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कहीं ना कहीं, इस बार तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो सैड को किस में बदला? प्रेड में बदला। इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगाया और इस सिंबल को हटा दिया। ठीक, और मे को किस में बदला? हमने माइट में बदला। मे किस में बदलेगा? माइट। क्लियर है? आगे बढ़े।
अब आ जाते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट में बदलने के क्या नियम है, आइए देखते हैं। एक्सक्लामेटरी वाक्यों से आश्चर्य, संवेदना, दुख, अगर आप सरप्राइज हो जाते हो, कोई संवेदना है, दुख की बात है, कोई सुख की बात है, इन सारे भावों का बोध हो, ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम कब बोलेंगे, जब उस वाक्य में क्या किस चीज का बोध हो, आश्चर्य का, संवेदना का, दुख का या फिर सुख का। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्या रूल है, आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंटरजेक्शन को हटा देते हैं। सबसे पहले इंटरजेक्शन को, ये जो होता है इसे हमें हटा देना होगा। ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इंटरजेक्शन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को ना इंटरजेक्शन के अनुसार परिवर्तित करते हैं। ठीक, अच्छा, हुर्रा, हुर्रा मतलब क्या होता है, खुशी। ठीक, एक्सक्लामेटरी विथ जॉय या डिलाइट किस में बदलेंगे हम, अगर हुर्रा है, हुर्रा का मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय या फिर डिलाइट। जॉय मतलब होता है खुशी, डिलाइट मतलब भी होता है खुशी। ओके, अलाश, अलाश मतलब होता है गाइस दुख। अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो, सॉरो मतलब होता है दुख। किस किस को पता था ये बात, दुख। ठीक है, चलो, वाटर, वाटर मतलब आश्चर्य, क्या होता है वाटर मतलब आश्चर्य, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज। ब्रेवो, ब्रेवो मतलब होता है गाइस प्रशंसा करना, एक्सक्लैम्ड विथ एप्लॉज। पर्सन टेंस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को शब्द में बदलाव एजरेटिव वाक्यों की तरह ही करेंगे। ठीक है, पर्सन हो, कोई टेंस हो या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो उसे जैसे हम एजरेटिव में बदल देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बदलेंगे। चलिए आइए चलते हैं हम आगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट, द बॉय सेड, अलास माई फादर इज डेड। अब गाइस देखो क्या बोला, माई फादर इज डेड, मेरे पिता अब नहीं रहे, मेरे पिता अब गुजर गए हैं, तो ये जरूर दुख की बात है, तो इसलिए अलास हमने लगाया है यहाँ पे। अलास क्या दिखाता है, दुख को दिखाता है। तो अब क्या हम करेंगे, देखो चेंजेस कैसे करेंगे, द इनडायरेक्ट में द बॉय सैड को किस में बदला, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो। किसी के फादर अगर गुजरेंगे तो उसे वो दुख से ही बताएगा, खुशी से नहीं बताएगा या आश्चर्य से भी नहीं बताएगा। तो क्या किया हमने, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो दैट हिज फादर वाज डेड, कि उसके पिता नहीं रहे। साथ ही इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लिखा, दैट लिखा, और ये देखो ये इंटरजेक्शन जो साइन था ना, इसे हमने नहीं लगाया। क्लियर है, आइए और एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड सेड, ब्रावो वी वॉन द मैच। क्या बोला माय फ्रेंड ने, मेरे फ्रेंड ने कहा कि प्रशंसा करते हुए कहा कि हम मैच जीत गए हैं। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ पे, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज दैट दे वॉन द मैच। ठीक है, अब तीसरा और देख लेते हैं हम। ही सेड, हुर्रा वी वॉन, उन्होंने कहा हुर्रा हम जीत गए। तो हुर्रा क्या हमने पढ़ा था कि खुशी से, जब खुशी की बात आती है या फिर खुशी का बोध कराना होता है, तब हम क्या लिखते हैं, हुर्रा लिखते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, सेड टू को बदल देंगे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और डिलाइट। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दो या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लिख दो, आपके ऊपर है, दोनों का मतलब होता है खुशी। ओके, फिर क्या किया हमने कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमने डैट लगा दिया और ये जो साइन था उसे हमने गायब कर दिया। ओके, क्लियर है ना गाइस, देखो कितना सिंपल है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, बस छोटी छोटी बातें उनका ही ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। कभी कभी इंटरजेक्शन के अनुसार भी वर्ब लगा देते हैं। अच्छा, कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे हम, आर्मी सेड, ब्रेवो वी वॉन द फाइट। आर्मी ने कहा, सेना ने कहा कि हम, प्रशंसा कहीं ना कहीं कर रहा है भाई, क्योंकि जंग जीतना तो बड़ी बात होती है, प्रशंसा के लायक होती है। तो इंडायरेक्ट में क्या हुआ, आर्मी अपलॉडेड दैट दे वॉन द फाइट। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अपलॉडेड लिख दिया। अभी हम यहाँ पे चाहते तो एक्सक्लैम्ड विथ अपलॉज लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल अपलॉड लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और भी आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि ही सेड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सैड को हम विश्ड में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाकी तो सब चीज सेम रहेगा।
और क्या है, he said to me congratulation, तो he congratulated me, सिंपल। अगर आप चाहो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, ऐसे भी करके लिख सकते हो, या आप चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, wished कर सकते हो, congratulated कर सकते हो, इस तरह का भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, दोनों ही सही है। ठीक, आगे बढ़े हम। चलो, अब क्या है, टेंस वाइज सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अच्छा, अब टेंस वाइज हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा आइए देखते हैं। आगे टेंस के अनुसार कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। रिसेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में क्या होता है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। अच्छा गाइस, इसे हम कल करेंगे क्योंकि क्लासेस हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो हम इसे ना कल करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। साथ ही मैं ना आपके लिए एक टेबल ले आऊंगी, इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके लिए ना एक टेबल ले आऊंगी, तो उसमें क्या करेंगे ना हम डायरेक्ट देख लेंगे कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसमें किस में बदलेंगे, या फिर पास्ट परफेक्ट है तो किस में बदलेंगे। ऐसे भी आप बोलोगे तो हम एग्जाम्पल्स तो हम करेंगे, लेकिन मैं एक टेबल अगर आपके लिए ले आऊंगी ना तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, सिर्फ आप उस रूल्स को याद कर लोगे तो भी हो जाएगा काम। ठीक है गाइज, वो आपको ना एग्जाम टाइम में जब कुछ दिन बचे रहेंगे ना तो अच्छा खासा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कल मिलेंगे। और एक और बात गाइज कि आप सब बोल रहे थे दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, दोस्तों बहुत जल्द स्टार्ट होगा। थोड़ा टाइम की अभी क्राइसिस चल रहा है, ऑफलाइन में भी क्लासेस लग रही हैं, ऑनलाइन में भी, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत जल्द हम कंप्यूटर भी स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा, तो मैं बहुत जल्द क्लास लेके आऊँगी। आप सब कुछ अगर आपको चाहिए ना, आपको पूरे क्लासेस के शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ना गाइज, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार थम्स अप कर दे ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। और साथ ही आप गाइज बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं कब से दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, साथ में ही जो यूपीपीएससी एपीएस के स्टूडेंट हैं उनको भी कंप्यूटर मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, तो उनका भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। बट अभी पहले हम दिल्ली पुलिस का करेंगे, देन हम यूपीपीएससी एपीएस का करेंगे। ओके, क्योंकि उनका एग्जाम 14 नवंबर से ही है, और उनका एग्जाम भी गाइज आपके फॉर्म की डेट शायद 30 सितंबर तक है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की। तो जिन्होंने भी नहीं भरा है जल्दी से आप भर लीजिए दोस्तों, क्योंकि गाइज यूपी में सब इंस्पेक्टर बनना और दिल्ली में कांस्टेबल बनना दोनों इक्वल है। यानी कि यूपी का सब इंस्पेक्टर और दिल्ली का कांस्टेबल दोनों की सैलरी भी एक है, और कहीं ना कहीं हम जॉब की भी बात करें तो एक है। तो बहुत अच्छी जॉब है गाइज, जल्दी से जाकर के उसका फॉर्म भर लीजिए। जिन्होंने भी नहीं भरा है, 25 साल तक के बच्चे आई थिंक उसमें फिल कर सकते हैं, एलिजिबल है, तो जल्दी से भर लें। और बस क्लासेस हम बहुत जल्द कंटिन्यू करेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे बाकी के टीचर आपको पढ़ाएंगे। बस आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।